Bismillahirrahmanirrahim, students. Today we are going to start lecture number 2, chapter number 3, class 6. Students, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फोटोसिंथेसिस क्या होती है। और आज के टॉपिक में हम इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस भी देखेंगे और इफ़ेक्ट्स ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स ऑन फोटोसिंथेसिस भी देखेंगे। ये 3 टॉपिक आज हम इसमें कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं बेटा फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में हम जानते हैं कि ग्रीन प्लांट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दे प्रोड्यूस ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर are used by the plants in photosynthesis in the presence of sunlight and chlorophyll to produce glucose and oxygen. Students, हम जानते हैं कि ये जो ऑक्सीजन पैदा करते हैं प्लांट्स, ये ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के लिए काम आती है। और इसके अलावा जो ग्लूकोज है ये पौधे प्लांट्स खुद भी और सारी दुनिया के जानवर भी इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग वो भी इन्हें इस्तेमाल करते हैं। ये दोनों चीज़ें एनिमल्स यूज़ करते हैं और इन रेस्पॉन्स एनिमल्स इनको क्या देते हैं प्लांट्स को? कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ये कहाँ से हासिल होती है? ये तमाम एनिमल्स और इसके अलावा जो प्लांट्स हैं वो भी रात के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रिपेयर करते पैदा करते हैं और कैसे? रेस्पिरेशन के प्रोसेस से। यानी दिन के वक्त फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है और रेस्पिरेशन का प्रोसेस स्लो होता है प्लांट्स के अंदर, जबकि एनिमल्स जो हैं ये दिन और रात में फोटोसिंथेसिस के जरिए जो पैदा होने वाली ऑक्सीजन है उसे यूटिलाइज करते हैं किसके लिए? रेस्पिरेशन के लिए। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम देखेंगे कि इम्पोर्टेंस ऑफ रेस्पिरेशन क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है। फोटोसिंथेसिस की इम्पोर्टेंस हम देख सकते हैं इस डायग्राम के अंदर। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि हमने एक प्लांट लिया है और इसको हम सूरज की रोशनी भी प्रोवाइड कर रहे हैं, पानी भी दे रहे हैं, लेकिन हमने इसकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो बंद कर दी है। कैसे? हमने इसके ऊपर ग्लास कवर दे दिया है जिसे हम बेल जार कहते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में, और इसके अंदर हमने एक चूहा छोटा सा छोड़ दिया है। अब हम देख सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस के अमल से जो ऑक्सीजन पैदा हो रही है वही एनिमल्स को चाहिए होती है। इस वजह से ये चूहा अभी तक जिंदा है, हालांकि हमने बाहर से ऑक्सीजन की सप्लाई बिल्कुल बंद कर दी है। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस हो रही है, सनलाइट भी मिल रही है, हमने पानी भी प्लांट्स को इस पौधे को दिया है, और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से क्या पैदा हो रहा है? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन की मौजूदगी में ये चूहा जो है हमने अंदर रखा हुआ है ये रेस्पिरेशन कर रहा है और जिंदा है। इससे साबित होता है कि फोटोसिंथेसिस कितनी इंपॉर्टेंट है एनिमल्स के लिए और इट्स ऑफ प्लांट्स के लिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट्स ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स ऑन फोटोसिंथेसिस। अब हम देखना चाहते हैं कि फोटोसिंथेसिस के ऊपर कौन कौन से अवामिल हैं जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है। नंबर 1, लाइट इंटेंसिटी। हम देखते हैं कि सुबह के वक्त और शाम के वक्त लाइट कम हो जाती है, लेकिन रात के वक्त लाइट तो खत्म हो जाती है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जितनी लाइट ज्यादा होगी उतनी ही फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस तेज होता जाएगा। तो इसके लिए लाइट इंटेंसिटी यानी फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत जरूरी है, और सुबह और शाम के वक्त फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्लो हो जाता है और दोपहर के वक्त फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम होती है। इसके बाद नंबर 2 है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो कि नॉर्मल रेशो है एटमॉस्फेयर में कितनी? 0.03 to 0.04%। ये नॉर्मल एटमॉस्फेयर के अंदर इसकी परसेंटेज है किसकी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस की। और इस रेशो में, इस परसेंटेज में पौधे
मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं और ये सफिशिएंट सप्लाई है फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस की। अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की कंसंट्रेशन इससे बढ़ जाए 0.04 से या 0.03 से, तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो अफेक्ट होगा और फोटोसिंथेसिस वो नॉर्मल रेट नहीं होगा जो कि होना चाहिए। इसके बाद आप देख सकते हैं नंबर 3 पे टेम्परेचर। टेम्परेचर भी इफेक्ट करता है। हम देखते हैं कि गर्मियों में टेम्परेचर हाई होता है और सर्दियों में टेम्परेचर लो रहता है, लेकिन लाइट की इंटेंसिटी जो है वो कम या ज्यादा होने से ही टेम्परेचर कम या ज्यादा हो सकता है। मिसाल के तौर पे वो अफेक्ट होगा और फोटोसिंथेसिस वो नॉर्मल रेट नहीं होगा जो कि होना चाहिए। इसके बाद आप देख सकते हैं नंबर 3 पे टेम्परेचर। टेम्परेचर भी इफेक्ट करता है। हम देखते हैं कि गर्मियों में टेम्परेचर हाई होता है और सर्दियों में टेम्परेचर लो रहता है, लेकिन लाइट की इंटेंसिटी जो है वो कम या ज्यादा होने से ही टेम्परेचर कम या ज्यादा हो सकता है। मिसाल के तौर पे 25 टू 35 डिग्री सेल्सियस आइडियल है फोटोसिंथेसिस के लिए ये टेम्परेचर। अगर ये टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाए या 40 डिग्री सेल्सियस से अबव हो जाए तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्लो हो सकता है और आहिस्ता आहिस्ता अगर टेम्परेचर बढ़ जाए, जैसे कि आजकल 47 डिग्री सेल्सियस तक बाद शहरों का टेम्परेचर चला जाता है, तो वहां पे फोटोसिंथेसिस बिल्कुल रुक सकती है या स्लो हो सकती है। इसके बाद किसकी इंपॉर्टेंस है, वाटर की। वाटर बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन ये इतनी ज़्यादा मिकदार में नहीं चाहिए, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है, चाहे कम चाहे ज़्यादा। बाज़ पौधों को ज़्यादा चाहिए होता है, बाज़ को कम, लेकिन चाहिए होता है। तो पानी की मौजूदगी जो है फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है। आखिरी हमारा पॉइंट है क्लोरोफिल। बेटा क्लोरोफिल जो है ये क्या है, ये ग्रीन पिगमेंट जो हमें सब्ज पत्तों के अंदर नज़र आता है, ये क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल अगर मौजूद है तो फोटोसिंथेसिस होगी, अगर क्लोरोफिल नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी नहीं होगा और हमारे लिए ग्लूकोज और ऑक्सीजन पैदा नहीं हो सकती और इस तरह पौधा बगैर क्लोरोफिल के मर जाएगा। स्टूडेंट्स, उम्मीद है ये आपको लेक्चर समझ आ गया होगा और आप कोई भी किसी किस्म का आप कमेंट कर सकते हैं, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट टू मेक यू सेटिस्फाइड। थैंक यू।